नमस्कार, मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम पॉलिटी की क्लास लेकर चल रहे हैं और आज हमारी दूसरी क्लास होगी जो पॉलिटी की। और पॉलिटी में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना। क्या पढ़ना है? प्रस्तावना को पढ़ना है, ठीक है। बेहतर तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं और आते भी हमारे एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। पहले तो बस आपको प्रस्तावना रटनी नहीं है, ज़्यादा याद नहीं करना। शुरुआत के 2-3 लाइनें आपको याद कर लेनी है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार की अभिव्यक्ति। इतनी आपको चीजें यहाँ पर क्या कर लेना है, ये थोड़ी सी याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कह दें, ठीक है, कि अन्य शब्द कौन से हैं, इसके अन्य शब्द मतलब और किस नाम से जाना जाता है। अन्य शब्द ना लिख करके नाम लिख देता हूँ। इसके अन्य नाम क्या होते हैं? इसी को हम उद्देशिका, इसी को हम जो है उद्देशिका प्रस्ताव क्या कहते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव। ये उद्देशिका प्रस्ताव एक बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उद्देशिका प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना होता है। और ये उद्देशिका प्रस्ताव जो है जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। तो अगर हम कह दें कि उद्देशिका प्रस्ताव को, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कह दें कि उद्देशिका प्रस्ताव को, ठीक ना, किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? अगर ये कह दिया जाए तो आपको क्या बताना होगा कि ये जो किया गया था ये संविधान सभा की, ठीक ना, उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, पेश किया था, ठीक है। तो पेश किया था, अगर कह दिया जाए समय क्या था तो कब पेश किया गया था, ठीक है। तो उद्देशिका प्रस्ताव यह संविधान सभा की तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया गया था। अच्छा, तीसरी बैठक में मैं लिख देता हूँ, तीसरी बैठक में पेश किया गया था, ठीक है ना। तीसरी बैठक में पेश किया गया था, लेकिन पेश किसने, तीसरी बैठक हुई कब थी? तो ये जान लेते हैं, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कह दिया जाए कि अगर ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसे संविधान सभा ने पास कब किया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव अगर मैं कह दूं कि पास कब हुआ था, तो आप बता देना कि इसे पास किया गया था 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी 1947 को। कब पास किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो ये कुछ बातें रही हैं। इसके बाद जो समझते हैं कि भाई जो हमारा प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय हैं और कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रस्तावना में हाँ दोस्तों, तब देखते हैं जैसे भैया क्या है ना कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये आप यहाँ पर प्रमुखता से याद रखें। इन तीनों शब्दों का उल्लेख डीपीएसपी में भी किया गया है। जो हम चल के आगे भाग 4 पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि डीपीएसपी में भी इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 38 में। लेकिन इन शब्दों को लिया कहां से गया है? तो अगर ये कह दिया जाए इन शब्दों को रूस की क्रांति से, कहां से? रूस की
क्रांति से, ठीक ना, रूस की क्रांति से लिया गया है अगर ये कह दिया जाए। और रूस की क्रांति का टाइमिंग क्या है, तो आपको बताना होगा 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के बाद ये देखते हैं कि हमारे इस प्रस्तावना में तो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपको विधिवत तरीके से याद रखना है। तो आगे चल के देखते हैं ये कि इसमें कुछ ये तो न्याय हो गई, आगे इसमें भैया 5 प्रकार की क्या दी गई हैं, स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, ठीक ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक ना। आप इतना समझ गए होंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या है ना कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वो कौन कौन सी चीज 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इन्हें समझते हैं, ठीक ना। तो इसमें मतलब भैया प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार वो कौन कौन से हैं, इस बात को समझ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है विचार, क्या होता है? विचार। दूसरा क्या होता है? अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। दूसरा अभिव्यक्ति है, ठीक। तीसरा क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? विश्वास, ठीक ना। तीसरा यहाँ पर होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। और अगला क्या होता है नेक्स्ट वाला? तो उपासना। क्या होता है? उपासना। तो इस बात को आप याद रखें कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ये पूछ लिया जाता है कि एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि बताइए हमारे संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है उसको कहाँ से लिया गया है। एक चीज आ जाता है कि प्रस्तावना की यहाँ पर समानता, ठीक ना, समानता है। और एक शब्द है स्वतंत्रता, एक शब्द आता है स्वतंत्रता, ठीक ना, स्वतंत्रता। और एक आता है शब्द बंधुता, ठीक ना, बंधुता। प्रस्तावना की समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है ना। ये बात याद रखना है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है ना। अब बात आती है, मैं बता देता हूँ कि फ्रांस की क्रांति वास्तव में कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति को याद रख सकते हैं 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। एक बात आप इसे भी यहाँ पर थोड़ी सी याद रखें कि फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। लेकिन इस बात को मैंने पहले बता दिया है कि जो हमारा संविधान है, संविधान की जो न्याय है वो 3 प्रकार की है, और वो 3 प्रकार के जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए? रूस की क्रांति से लिए गए। तो इस प्रकार से आप इन्हें यहाँ पर याद रखें। और हम आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि प्रस्तावना पर विवाद रहा है भैया, क्या रहा है? प्रस्तावना पर क्या रहा है? तो विवाद रहा है। विवाद क्या रहा है? विवाद ये रहा है कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, ये संविधान का अंग था या है कि नहीं है, इसको लेकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट लोग जाते रहे, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बताया है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रस्तावना से संबंधित विवाद, क्या लिख लेते हैं? प्रस्तावना से संबंधित विवाद। अब विवाद में यहाँ पर देखते हैं, विवाद में है भैया कितने कुल हुए हैं, कितने विवाद? कुल यहाँ पर लिखेंगे 3 विवाद हुए हैं। कितने विवाद हुए हैं? तो 3 विवाद। और वो 3 विवादों में से मैं पहले के साथ लिख ही देता हूँ कि वो तीनों विवाद कौन कौन से थे। तो तीनों विवाद में सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा वेरुवाड़ी का विवाद। कौन सा विवाद रहा है जिससे नाम दिया गया? वेरुवाड़ी का विवाद। वेरुवाड़ी का विवाद रहा है।
वेरुवाड़ी का विवाद रहा है। अच्छा, ये विवाद कब हुआ था? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। दूसरा विवाद कौन सा था? तो गोलकनाथ विवाद। कौन सा था? गोलकनाथ, ठीक ना। कौन सा विवाद रहा है? तो गोलकनाथ विवाद रहा है। ये विवाद कहाँ से रहा है? तो वर्सेस, या बनाम भी लिख सकते हैं या वर्सेस भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से रहा है? पंजाब राज्य से। कहाँ से? तो पंजाब राज्य से। समय क्या था? तो 1967, यानी 7 साल के बाद, ठीक है ना। आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था जिसका नाम था यहाँ पर, तीसरा नाम था जिसका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था? केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम या वर्सेस कर देते हैं, ठीक ना, केरल राज्य। कहाँ से? केरल राज्य से। ये एक जमींदार रहे हैं, ठीक है, जमींदार रहे हैं केरल से, ठीक है। और ये क्या समय रहा है? तो 1973 का रहा है भैया, ठीक ना। किसका रहा है? 1973 का रहा है। तो ये यहाँ पर 3 प्रमुख विवाद हुए। इनका समय से प्रश्न लग जाता है कि कौन सा विवाद किस समय पर हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे एक एक विवाद को हम समझते हैं कि इस विवाद में वास्तव में दिया क्या गया है। अगर हम बात करें कि पहले विवाद की, ठीक ना, अगर हम बात करें पहले विवाद, कौन सा विवाद है? वेरुवाड़ी का विवाद। क्या है? वेरुवाड़ी का विवाद। वेरुवाड़ी का विवाद, ठीक है। वेरुवाड़ी का जो विवाद हुआ है ना, समय तो आप सबको पता ही है, 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इस विवाद में क्या चीजें हुई थी? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस विवाद में, ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पर, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है। पहली बात तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संविधान का अंग नहीं है, ये पहला फैक्ट था। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। क्या बोला उन्होंने? कि प्रस्तावना में, उन्होंने क्या बातें बोली हैं कि प्रस्तावना में संशोधन क्या नहीं हो सकता? संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ पर बोली गई, ठीक है ना। तो ठीक है, ये यहाँ पर 2 बातें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है। ये आपका वेरुवाड़ी विवाद में रहा है कि इस विवाद में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का नहीं माना और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता है। तो ये 2 प्रमुख बातें यहाँ पर वेरुवाड़ी विवाद में निकल करके आया था, ठीक है। आपको ये दो पॉइंट इसके लिए याद रखने हैं। आ जाते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा कि भैया दूसरा विवाद कौन सा रहा है। दूसरा विवाद, तो दूसरे विवाद में देखते हैं कौन सा हो जाएगा? गोलकनाथ। क्या हो जाएगा? गोलकनाथ, ठीक है। गोलकनाथ, ये हो जाएगा गोलकनाथ विवाद, ठीक है। गोलकनाथ विवाद, इस विवाद को समझते हैं। ये वर्सेस कहाँ से रहा है? तो वर्सेस जैसे कि हमने पहले भी लिखा हुआ है, पंजाब राज्य से। कौन से राज्य से रहा है? तो पंजाब राज्य से रहा है। और समय तो आप सबको पता ही है, 1967, ठीक है। इस विवाद में क्या हुआ था? इस विवाद में लिख देता हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या था। इस विवाद में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा? कि संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। क्लियर है?
ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर इन्होंने बोला। तो इतना यहाँ पर जैसे कि एक बात और मैं बता दूं कि ये जो बात यहाँ पर है ना, संविधान की आत्मा है, इसे एक व्यक्ति ने और कहा था। तो नोट में यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जो है, ठीक ना, एक बात यहाँ पर आप लिख लीजिए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा ठाकुर भार्गव दास जी ने भी बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रस्तावना 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 संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। किसके अनुसार संविधान की मूल आत्मा है? ठाकुर भार्गव दास। कौन बेटा? ठाकुर भार्गव दास, ठीक ना, ठाकुर भार्गव दास, ठीक है। तो इस बात को याद रखें आप थोड़ा सा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा किसके अनुसार? ठाकुर भार्गव दास भी याद रखना है। और यहाँ पर जस्टिस हिदायतुल्लाह के द्वारा भी ऐसा बोला गया था। तो बस इसमें से आपको 2 पॉइंट याद रखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं और समझते हैं बातों को। तो हमारा तीसरा बचा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जैसे मैंने आपको बता दिया कि केशवानंद भारती जो है वो केरल राज्य से थे और एक जमींदार थे। क्या थे ये? एक जमींदार थे। और इनके जो वकील थे, एक बार सवाल ये पूछा गया है कि इनके वकील का नाम क्या था, ठीक ना। तो इनके वकील का नाम था नानी पालकीवाला, ठीक ना, नानी पालकीवाला, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, उसको भी लिख लेते हैं। चलते हैं देखते हैं क्या हो जाता है। तीसरा यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं केशवानंद। क्या? केशवानंद भारती, ठीक है ना। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, वर्सेस क्या? केरल राज्य। मतलब सिर्फ इतना है कि ये इस चीज की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने वाले व्यक्ति जो थे ये केरल राज्य से थे, ठीक ना। और समय तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आगे अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। संविधान का अंग माना। क्या माना भैया? संविधान का अंग माना, ठीक है ना। संविधान का अंग माना, ठीक है, माना है। इस बात को आप याद रखें, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। और एक बात उन्होंने मानी कि भाई प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। अगली बात क्या? प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। संशोधन भी प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? संशोधन भी हो सकता है। ये बात इन्होंने कही। लेकिन वहां पर एक शब्द और इन्होंने कह दिया है और वो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। लेकिन बोला है कि प्रस्तावना की मूलभूत, लेकिन प्रस्तावना की मूलभूत चीजों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये बात आप याद रखें। क्या नहीं किया जा सकता है? परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन मूलभूत चीजों में परिवर्तन नहीं, या मूलभूत ढांचे में परिवर्तन लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर चीजों की जगह एक शब्द जोड़ देता हूँ, मूलभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मूलभूत ढांचे का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ से आप कुछ जोड़ नहीं, मतलब हटा नहीं सकते, जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने ये बातें यहाँ पर बोली, वैसे ही 3 साल के बाद अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद हमारी प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ है। तो मैं उसे भी नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी तक हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वह संशोधन 42वें संविधान संशोधन
1976 में, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि प्रस्तावना में अभी तक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डाल देता हूँ कि प्रस्तावना में अभी तक, ठीक है, प्रस्तावना में अभी तक एक बार, कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, ठीक ना। एक बार संशोधन हुआ है। और अगर हम बात करें कब हुआ है, तो हुआ है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 1976 में हुआ है, ठीक ना, हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे भैया। कितने शब्द? 3 शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द जोड़े गए, ठीक ना। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। वो 3 शब्द हैं कौन कौन से, ये समझ लेते हैं। तो पहला शब्द रहा है समाजवादी। क्या था? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है। दूसरा शब्द रहा है समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष। क्या रहा है? पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। अभी समझते हैं यहाँ पर कि इन शब्दों का मतलब क्या रहा है। तीसरा यहाँ पर अखंडता। क्या जोड़ा गया था? अखंडता, ठीक ना। क्या जोड़ा गया था? अखंडता, ठीक है भैया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये समझते हैं कि समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो ये 3 शब्द जोड़े गए, इनका मतलब क्या था। इनका मतलब सिर्फ इतना है, समाजवादी का शब्द का अर्थ यह होता है कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर, ठीक ना, वस्तुओं के उत्पादन के लिए जितने उपकरण लगाए गए हैं या जितने उसके संसाधन हैं, उन संसाधनों पर जो कंट्रोल होगा वो हमारे देश की सरकार का होगा। या अभी जब मैं राज्य बोलूँगा तो उसका मतलब देश ही होगा, ठीक है ना। तो जो हमारी राज्य की सरकारें होंगी उन्हीं का कंट्रोल होगा, और वो होता है समाजवादी शब्द। क्या होता है? समाजवादी। और अगला होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि हमारे देश का कोई एक जो है, हमारे राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। अर्थात ये भी कह सकते हो कि हमारी जो यहाँ पर भारत सरकार है उसका कोई अपना एक पार्टिकुलर धर्म नहीं है। वो धर्म मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, उसी को हम यहाँ पर पंथ निरपेक्ष कह देते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है धर्म और पंथ निरपेक्ष में, तो कभी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप अभी समझे इतना, ठीक ना, कि हमारा जो राज्य है या राष्ट्र है उसका कोई पार्टिकुलर एक धर्म नहीं हो सकता। अखंडता शब्द जो है, अखंडता का मतलब भारत एक अखंड राज्य है, इसका खंड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? इसका खंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 शब्द यहाँ पर आपके जोड़े गए थे। तो ये 3 प्रमुख बातें यहाँ पर रही हैं। तो आगे आ जाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। हमने शुरुआत में जो बातें बता देनी चाहिए थी प्रस्तावना में, वो नहीं बताए, उसको भी यहाँ पर हम बता देते हैं। वो कौन से 3-4 बातें थी। जैसे अगर मैं कह देता कि भाई प्रस्तावना जो आया था उसका स्रोत क्या था। स्रोत का मतलब ये लिया कहाँ से गया है। तो प्रस्तावना जो है ना वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ठीक ना, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन बात कर दें कि इस प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो आप बता देना ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ये 2 बातें प्रमुखता से और याद रख ले। अब जो हमें पढ़ना है प्रस्तावना से संबंधित, वो ये पढ़ना है कि जो है प्रस्तावना से संबंधित, ठीक ना, कुछ लोगों ने कुछ कथन दिए हैं, तो वो क्या क्या कहा गया, ये सवाल पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है।
तो चलो यहीं पर हम लिख देते हैं कि भाई प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है, ठीक ना। प्रस्तावना 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 को प्रस्तावना को प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है, प्रस्तावना को किसने किसने क्या क्या कहा है, ठीक ना। क्या क्या कहा है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक ना, कि मतलब प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है। तो एक नाम यहाँ पर लिखते हैं जिनका नाम था कृष्णा अल्लादी स्वामी अय्यर। क्या नाम था? कृष्णा कृष्णा अल्लादी स्वामी, कृष्णा अल्लादी स्वामी अय्यर, ठीक ना। अल्लादी स्वामी अय्यर, अल्लादी स्वामी अय्यर जी ने क्या बोला था? अल्लादी स्वामी अय्यर है, तो अय्यर जी ने क्या बोला था? तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं, इन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है, ठीक ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि प्रस्तावना 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 दीर्घकालीन सपनों का दीर्घकालीन सपनों का दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है भैया। क्या है? एक विचार है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक ना, ये कथन इन्होंने दिया था प्रस्तावना से रिलेटेड, तो इन्हें आप याद रखें। दूसरी बात कर लेता हूँ। दूसरी बात जो है कौन था? जिनका नाम था ए एन पालकी वाला, ठीक ना। ए एन पालकी वाला ने क्या बातें बोली थी? ए एन पालकी वाला ने क्या बातें बोली थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो है प्रस्तावना जो है प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री है। क्या बोला था बेटा इन्होंने? प्रस्तावना प्रस्तावना जो है प्रस्तावना प्रस्तावना राजनैतिक 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 जन्मपत्री है। क्या है? जन्मपत्री है, ठीक ना। इन्होंने ये बातें बोली थी, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दो लोगों के मोस्टली जो है जो कथन है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो और भी एक आप लोगों ने कुछ कहा था, ठीक है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, हाँ एक व्यक्ति और बता देता हूँ मैं आपको, तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा के.एम. मुंशी। क्या नाम था? के.एम. मुंशी, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो है प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, ठीक ना। क्या बोला था भैया? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना 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 संविधान का एक परिचय पत्र है। संविधान का एक परिचय पत्र है, ठीक ना। क्या है? परिचय पत्र है। ये बातें आपको याद रख लेनी है। तो भैया किसने क्या क्या बोला है प्रस्तावना को, वो बातें हमने बता दी, ठीक है। तो ये तीन बातें मोस्टली आप यहाँ पर याद रखें। और फिर अब ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं और उन शब्दावलियों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि ये बताओ ये किसने लिखा हुआ है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित या अधिनियमित या अंगीकृत किया जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? तो आपको बताना होगा हाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारी प्रस्तावना में ही लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? हमारी प्रस्तावना में ही लिखा गया है, ठीक है। ये बातें प्रस्तावना में लिखी गई हैं या प्रस्ताव संविधान सभा ने उसी समय लिख दिया था जब इस पर अंतिम सभी यानी 284 लोगों ने अपनी मुहर लगाई थी। उसी समय उस संविधान में लिखा हुआ था कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, 1949 को क्या किया जाएगा? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एक बात यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रस्तावना को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ठीक ना, कि लिखा गया था कि जो है लिखा गया था कि संविधान
कि संविधान 26 नवंबर कब 26 नवंबर 1949 को ठीक है क्या किया जाएगा, अंगीकृत ठीक ना। अगला शब्द है बेटा अधिनियमित ठीक है। और आत्मार्पित, क्या लिखा था, आत्मार्पित किया जाएगा। ये बातें तो लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस में है, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ठीक है ना। तो इतना ये याद रखें, यहाँ से ये बातें याद रखनी है। इसके जो क्रम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि इसको आप एक सीक्वेंस में लगाइए, तो सीक्वेंस में लगाओगे कब, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, फिर समाजवादी होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। तो ये बेटा एक क्रम में, इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है ना। बात आती है कि अब ठीक ना, प्रस्तावना से संबंधित, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग के तौर पर भैया, प्रस्तावना से संबंधित शब्दावली, ठीक है ना। तो ये शब्दावली कौन कौन से शब्दावली, ठीक है। और उसकी यहाँ पर हम समझ लेते हैं चीज़ों को। जैसे प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। अगर मैं कह दूं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो इस बात को यहाँ पर समझते हैं, ठीक ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। जैसे कि भाई ये कह दिया जाए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हम अपने आप में एक संपन्न है, हम का मतलब राज्य, हम अपने आप में एक संपन्न है, हमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम किसी देश से संधि करें या समझौता करें, उसमें किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ये याद रखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम अपने आप में क्या है, संपन्न है। मतलब हमें यहाँ पर राज्य को किसी, राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, ठीक ना। राज्य को किसी देश, किसी अन्य देश राज्य को किसी अन्य देश से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। राज्य को किसी अन्य देश से या किसी ऐसे, ये थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो रही है, तो लैंग्वेज में ये समझा देता हूँ, फिर से बताता है। ये लैंग्वेज ये कह रही है ना थोड़ा सा कि हमारे देश को किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो किसी अन्य देश को लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी अन्य देश को ठीक ना, किसी अन्य देश को हमारे राष्ट्र की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। और इसके बाद जैसे लिख देता हूँ, उससे आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे भैया। जैसे कि
संधि या मतलब संधि कह दो, ठीक है, या समझौता कह दो, क्योंकि संधि और समझौता कुछ एक ही होता है, ठीक है। तो संधि या समझौता हम किसी से करें, जैसे कि आपको पता होगा ना, प्रभुत्व संपन्न है, तो भाई क्या है कि जैसे भी बांग्लादेश से हमने कुछ जमीनें ले ली और दे दी, तो वो हमारा वो अपना मैटर है, हमें उसमें किसी अन्य देशों के लिए दबाव या उस पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्दों से ही इसका आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक शब्द और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये भी मैंने कहा था बंधुत्व तो क्या होता है, कि अगर मैं आपसे कह दूं कि बंधुत्व तो क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ठीक ना। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे का क्या करना, विकास करना। क्या करना भैया, भाईचारे का विकास करना। तो शब्दावली में पहली शब्दावली आपको बताई, दूसरी शब्दावली है जिसे कहते हैं बंधुत्व, ठीक ना। बंधुत्व, इसका मतलब क्या होता है, भाईचारे का विकास करना। क्या होता है, भाईचारे का विकास करना, ठीक है ना। भाईचारे का विकास करना, ये कहलाता है क्या, बंधुत्व कहलाता है। और एक शब्द यहाँ पर जैसे कि अगला, ये तो मान लो दूसरा शब्द मैंने दे दिया, या बंधुत्व जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये समझते हैं कि बंधुत्व होता है, ठीक ना। तो भाईचारे का विकास करना होता है। अगला यहाँ पर जो बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि भाई गणतंत्र का मतलब क्या हो जाता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। गणतंत्र का मतलब होता है किसी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका पद आनुवंशिक ना होना, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का पद आनुवंशिक ना होना, ठीक है, आनुवंशिक ना होना। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आनुवंशिक क्या है। आनुवंशिक का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी, जैसे कि अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, अगर बनता तो आनुवंशिक पद कहलाता, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिटेन में होता है, महारानी की बिटिया बेटवा जो होते हैं वही क्या होते हैं, अपने राजा बन जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है, ठीक ना। तो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष का पद आनुवंशिक ना होना, ये शब्द तो बहुत जरूरी है, ठीक ना, मतलब ना होना, ये बात याद रख लेना है। एक शब्दावली और आती है जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि जो है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म ना होना, ठीक ना। राष्ट्र का कोई धर्म, ठीक ना, कोई धर्म ना होना, कोई धर्म ना होना, ये बातें आपको बतानी होगी। और ये भी कह सकते हो, ठीक ना, कि सरकार का, ठीक ना, ये कह सकते हो कि भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है, ठीक ना। मतलब ये ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्र का भी कोई धर्म नहीं है और यहाँ पर जो सरकारें हैं उनका भी कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शब्द और बता देता हूँ, ठीक ना, उस शब्द का नाम है समाजवादी। क्या है बेटा, तो समाजवादी शब्द, ठीक ना। ये समाजवादी पार्टी से संबंधित नहीं है, ठीक ना, हालांकि मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी शब्द क्या कहता है, देश की सीमाओं के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर, ठीक ना, देश की सीमाओं के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर, ठीक ना, उत्पादित करने वाली वस्तुओं पर, ठीक ना, देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित करने वाले संसाधनों पर, ठीक ना, उत्पादित करने वाले संसाधनों पर, ठीक ना, पूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, ठीक ना। पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है बेटा।
ठीक है, ये कुछ शब्दावलियाँ थी तो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर आप इसे पढ़ें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।